एक्सरसाइज नंबर 10.4 क्वेश्चन नंबर 3 है ये। बेसिकली यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इट इज क्वेश्चन नंबर 3। फिगर देखते हैं। इन द गिवन फिगर हमें गिवन है मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल डी, यानी ये दोनों एंगल्स 90 के हैं। ये एंगल भी 90 डिग्रीज का है, ये एंगल भी 90 डिग्रीज का है, राइट एंगल्स हैं। और इसके साथ इन एडिशन हमें ये गिवन है कि साइड बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड डी ए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। इस गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हमने इस थ्योरम में प्रूव करके दिखाना है कि दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। तो हम गिवन लिखते हैं, ये दोनों पॉइंट्स गिवन की हेडिंग के नीचे आएंगे, यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल बी और डी दोनों 90 के राइट एंगल्स हैं और साइड बी सी और ए डी दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। देन वी हैव टू प्रूव दैट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ये पॉइंट समझने वाला है कि बुक्स के अंदर मैं पहले आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो प्रूफ है वो आधा इनकम्प्लीट और गलत लिखा हुआ है, सो की बुक्स बिल्कुल भी मत फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पे इंशाल्लाह इस वीडियो लेक्चर में आपको कंप्लीट और करेक्ट कंसेप्ट दिया जाएगा, उसको फॉलो कीजिएगा। तो ए बी सी को अगर हम रेक्टेंगल प्रूव करना चाहते हैं तो इसको रेक्टेंगल बनाने के लिए हमें दो बातें प्रूव करके दिखाना पड़ेंगी। नंबर 1 कि देखो वर्टिकल साइड के इक्वल गिवन है, तो हमें ये चीज प्रूव करके दिखाना पड़ेगी नंबर 1 की हॉरिजॉन्टल साइड के इक्वल है। यानी सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है कि ए बी और डी सी ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में हम जानते हैं कि ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो यहाँ ऑपोजिट साइड्स के दो पेयर्स गिवन है। एक पेयर है बी सी का ए डी के साथ, इस पेयर के बारे में बता दिया गया है, गिवन है दे आर इक्वल। लेकिन सेकंड पेयर में ये जो दो साइड्स हैं उनके बारे में कोई गिवन इंफॉर्मेशन नहीं है, सो हमें ये खुद से प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। दूसरी बात, हम रेक्टेंगल की डेफिनेशन होती है कि उसके जो चारों एंगल्स होते हैं, ये इंटीरियर एंगल्स, चारों इंटीरियर एंगल्स उसके राइट एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो अब ये जो दो एंगल्स हैं ये तो गिवन है, दोनों राइट एंगल्स हैं, लेकिन इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो पता चला कि हमें एंगल ए और एंगल सी दोनों को हमें राइट एंगल के इक्वल प्रूव करके दिखाना है। तो ये इस प्रूफ की सारी वर्किंग होगी। अब जिस की बुक में या जिस नोट्स में ये दोनों बातें लिखी हुई हैं वो दुरुस्त है, इनके अलावा बाकी दुरुस्त नहीं है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के लिए हम इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम अपने किसी भी प्रॉब्लम को ट्राइंगल्स की प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ट्राइंगल्स की इक्वालिटी प्रूव करना हमने सीखी है एसएएस पोस्टुलेट और उन सारे मेथड्स के जरिए से। तो अभी हम क्या करते हैं, इस पॉइंट ए से पॉइंट सी की जानिब एक डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं, यानी हम कह देते हैं जॉइन पॉइंट ए एंड सी, और इस बात को यहां मेंशन कर देते हैं। पॉइंट ए और पॉइंट सी को ज्वाइन करने की वजह से ये जो गिवन क्वाड्रिलेटरल थी, आप ऑब्जर्व करो कि मैं इसको क्वाड्रिलेटरल बोल रहा हूं। चूंकि मैंने अभी तक इसको रेक्टेंगल साबित नहीं किया, प्रूव नहीं किया, इस वजह से इसको मैं रेक्टेंगल के नाम से नहीं बुला सकता। तो इसके बाद जो है हमारे पास जो एंगल्स हैं उन एंगल्स को हम लेबल कर लेते हैं, ताकि हमारे लिए जो प्रूफ है उसके अंदर थोड़ी सी आसानी रहे। फॉर एग्जाम्पल ये लेबलिंग आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। इस एंगल को हम कहते हैं एंगल नंबर 1, इस एंगल को हम कह देते हैं एंगल नंबर 2, इसको हम कह देते हैं एंगल नंबर 3 और इसको हम कह देते हैं एंगल नंबर 4। एंगल्स को लेबल करते वक्त आप लोग याद रखिएगा कि ये जो डायगोनल ए सी है इसकी ऊपर वाली साइड पे, मतलब किसी एक साइड पे ऑड नंबर्स वाले एंगल्स ले लिया करो और दूसरी साइड वाले इवन नंबर्स ले लिया करो। मतलब ऑड नंबर वाले एंगल्स एक साइड पे हो, सेम साइड पे हो, इसी तरह इवन एंगल्स भी दूसरी सेम साइड पे हो। तो इस बात को यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमने क्या किया, हमने ज्वाइन किया किसको किसके साथ, पॉइंट ए को सी के साथ। अच्छा ये बात ऊपर हमने लिख दी है, एंगल्स के लेबलिंग का हमने नहीं लिखा। हम लेबल कर देते हैं एंगल्स को, लेबल द एंगल्स, लेबल सम ऑफ द एंगल्स एज 1 2 3 एंड 4। इसके बाद प्रूफ है। आप देखो कंस्ट्रक्शन में ये जो डायगोनल था ए सी, इस डायगोनल ए सी ने हमारी इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी को टू ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर दिया, स्प्लिट कर दिया। अब हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो ये मैंने एंगल भी मिटा दिया है, इसको मैं लेबल कर देता हूं एज एंगल 1। तो यहां पे इन दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डेंस लेते हैं हम।
तो कंसिडर करस्पॉन्डेंस बिटवीन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC। ये करस्पॉन्डेंस हमने ले ली। अब हम देखते हैं कि हमें इन दोनों ट्राइंगल्स के कौन कौन से इक्वल एलिमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हमें गिवन से पता चला कि BC इज कॉन्ग्रुएंट टू AD। उसके बाद हमें पता है कि ये जो इनका हाइपोटेन्यूज है AC यानी डायगोनल है, ये दोनों के अंदर कॉमन है। देखो दोनों ट्राइंगल्स के अंदर राइट एंगल की अवेलेबिलिटी की वजह से, राइट एंगल की प्रेजेंस की वजह से दीज आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, और इनकी इक्वालिटी प्रूव करने के लिए HS थ्योरम यूज किया जाता है। अब इन ट्राइंगल्स की ये एक एक साइड भी इक्वल गिवन है और कॉमन साइड होने की वजह से हाइपोटेन्यूज भी इक्वल है। तो हम अभी रीजन लिखेंगे कि HS थ्योरम के मुताबिक these two triangles are now congruent। तो इन बातों को यहां पे हम लिख देते हैं। क्या हमने कहा कि हमें गिवन था BC is congruent to AD, इसकी रीजन आएगी गिवन है ये हमें। उसके बाद हम लिखेंगे AC जो है डायगोनल, ये दोनों ट्राइंगल्स को कवर कर रहे हैं, दोनों के दरमियान ये कॉमन हाइपोटेन्यूज है। तो H भी इक्वल हो गया, साइड सॉरी H भी इक्वल हो गया, एक साइड भी इक्वल होगी। तो ड्यू टू HS थ्योरम, ड्यू टू विच थ्योरम? HS थ्योरम। अब ये दोनों ट्राइंगल्स का हम लिख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी, यानी ये हॉरिजॉन्टल साइड ऑपोजिट हॉरिजॉन्टल साइड की इक्वल होगी। यहां से करस्पॉन्डेंस कैसे देखते हैं? फर्स्ट टू लेटर्स को मिलाने से ये जो साइड AB बनती है वो इधर मौजूद फर्स्ट टू लेटर्स को मिलाने से बनने वाली साइड्स के इक्वल होनी चाहिए। ये आई एम सॉरी, स्टार्ट में इसकी जो करस्पॉन्डेंस है वो हमने थोड़ी उसमें मिस्टेक की है, इसको हम ठीक कर लेते हैं। ये जो है ना ट्राइंगल, इसकी लेबलिंग हमने गलत की है। यहाँ पे मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ पहले। लेट मी रेज इट। अब यहाँ पे मैं करेक्शन करके आपको दिखा देता हूँ। करेक्शन क्या होगी? ट्राइंगल ABC की ये वाली हम करस्पॉन्डेंस लेते हैं ट्राइंगल DCA के साथ। अब ये बिल्कुल हमारा कंसेप्ट ठीक हो जाएगा। आप जानते हो टोटल 6 करस्पॉन्डेंसेस होती हैं दो ट्राइंगल्स में, तो हम इस थ्योरम को इसके अकॉर्डिंगली प्रूव कर रहे हैं। तो इसके बाद आप देखें कि यहाँ पे साइड ए भी कॉन्ग्रुएंट होगी, इसके जगह पे भी आ जाएगा ना ट्राइंगल DCA। तो यहाँ के फर्स्ट टू लेटर्स और यहाँ के फर्स्ट टू लेटर्स दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, देयरफॉर AB इज कॉन्ग्रुएंट टू DC। ये देखो यहाँ पे जो बात मैंने बताई थी पार्ट 1, यानी इधर आके प्रूव हो जाता है। इसके रीजन क्या दोगे? बिकॉज corresponding sides of congruent triangles are also congruent। अब पार्ट 1 कंप्लीट होने के बाद हमने इस पार्ट 2 की जानिब आना है। तो उसके लिए हम कहते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, अब देखो यहाँ पे हम लिखते हैं चूंकि ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुकी हैं, देयरफॉर इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। यानी यहां से एंगल 1 जो होगा वो इक्वल होगा इस एंगल 4 के। यानी यहाँ पे हम अभी लिख देते हैं एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4। मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू द मेजरमेंट ऑफ एंगल 4। रीजन क्या है कि बिकॉज करस्पॉन्डिंग angles of congruent triangles are also congruent। Similarly, ये जो आपके पास एंगल 2 होगा, this will be congruent to angle 3। तो हम लिख देते हैं measurement of angle 2 is equal to measurement of angle 3। इसे हम कहते हैं इक्वेशन 1, इसे हम कहते हैं इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। So after addition, measurement of angle 1 will be added into measurement of angle 2 and measurement of angle 3 will be added into the measurement of angle 4। तो हम यहाँ पे रीजन बता देते हैं कि हमने क्या किया। We added angle equation number 1 and equation number 2। अब आप देखो फ्रॉम फिगर
ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो पता चला कि एंगल BAC इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 2। तो इस एंगल 1 और एंगल 2 के सम को मैं रिप्लेस कर दूंगा एंगल BCD के साथ, एंगल BCD के साथ। ओके, उसके बाद आप देखो तो एंगल 3 और एंगल 4 है, तो पता चलेगा फ्रॉम फिगर एंगल BAD इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल 3 एंड एंगल 4। तो एंगल 3 और एंगल 4 के सम को मैं रिप्लेस कर देता हूं मेजरमेंट ऑफ एंगल BAD के साथ, या दूसरे लफ्ज में आप अल्फाज में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये जो एंगल है इसको सिंपली अगर आप लिखो एंगल A और इस वाले एंगल को सिंपली लिखो एंगल C, तो अभी आपने ये प्रूव किया है कि एंगल A एंड एंगल C आर इक्वल टू ईच अदर। अभी इनका 90 इक्वल होना बाकी है। यहां पे आप रीजन लिख दो फ्रॉम फिगर। अब इनको 90 हम कैसे प्रूव करवाएं? तो 90 इनको हम ऐसे प्रूव करवाते हैं कि हम लोग जानते हैं एज कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर चारों इंटीरियर एंगल्स का सम 360 के इक्वल होता है, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360। इस बात को यहां पे हम लिख देते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल B प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल C प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल D इज इक्वल टू 360। ओके, अब आप देखो एंगल A और एंगल C एक दूसरे के इक्वल हैं, तो एंगल A की जगह हम लिख देते हैं एंगल C, और एंगल B और एंगल D एक दूसरे के इक्वल हैं, एंगल B की जगह भी हम लिख देते हैं एंगल D, और आखिर में एंगल C और एंगल D को एज इट इज रहने दो। इनका सम आ जाएगा इक्वल टू 360 डिग्रीज। अब आप देखो ये एंगल C प्लस एंगल C विल बी, यहां मैं लिख देता हूं, आगे जगह नहीं मेरे पास, 2 टाइम्स एंगल C। सिमिलरली एंगल D प्लस एंगल D विल बी 2 टाइम्स एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। अब ये थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन है इसका, तो 2 टाइम्स मेजरमेंट ऑफ एंगल C। अब आप देखो एंगल D इक्वल है 90 के, तो 90 टू जार कितना हो जाएगा 180। फिर इसके बाद जब आप, ये हो गया 360, जब आप 180 को राइट साइड पे लाओगे तो 180 इधर राइट साइड पे आके 360 में से माइनस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये इक्वालिटी बचेगी 2 टाइम्स मेजरमेंट ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 360 माइनस 180, दैट इज 180। आफ्टर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 यू विल गेट एंगल C इज इक्वल टू 90। अब ये एंगल 90 हो चुका है, लेकिन इसके ऑपोजिट वाला एंगल C के इक्वल है, एंगल A और C इक्वल है, तो अगर एंगल C 90 है तो एंगल A भी 90 होगा, तो एंगल A और C दोनों 90 हो चुके हैं। तो यानी इस तरीके से ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल हो चुकी हैं, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो चुके हैं। तो ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो और ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल 90 डिग्रीज हो, उस क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल कहते हैं।